अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉकिफाई पॉडकास्ट। हमने वापस अपना सिलसिला रिज्यूम किया है इंटरव्यूज का और पॉडकास्ट का। एंड लास्ट जब आपने डॉक्टर साहब को मेरे साथ देखा था और सोहेल भाई के साथ देखा था, तब डॉक्टर साहब ट्रिप पर जा रहे थे, यूएस जा रहे थे, और अब डॉक्टर साहब जो है अपने ट्रिप से वापस आ गए। तो हमने सोचा पहले गेस्ट को हम डॉक्टर साहब को ही लेकर चलते हैं और डॉक्टर साहब से ही मार्केट को भी समझेंगे, पॉलिसीज को भी समझेंगे और डॉक्टर साहब से चीजें डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी, और तमाम व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक। हमारा शो रिज्यूम हुआ है और आप को बड़ा याद किया गया था। पहले तो मुझे बताया आपका ट्रिप कैसा रहा? ये अच्छा रहा है। छुट्टी आपको पता है, ये थोड़ा सा लीन पीरियड होता है मार्केट में, तो मैं इसी तरह फिर प्लान करता होता हूँ कि जब मार्केट सोए तो फिर मैं भी मौज पे निकलूँ। बल्कि आप तो अपने ग्रुप में भी बता रहे थे कि मुझे पता होता है कि मार्केट इस टाइम पर नहीं चलेगी, ये थोड़ा पीरियड थोड़ा स्लो होता है, तो मैंने बड़ी सोच की छुट्टी प्लान की है। तो क्या रीजन है इस हाँ, टाइम पे मार्केट ना चलने का? उसकी वजह ये होती है कि एक तो वो जो ऑलमोस्ट रिजल्ट सारे आ चुके होते हैं, और ये एक्स डिविडेंड पीरियड होता है। तो और उसमें वो जो बजट की वजह से जो अगले क्वार्टर में जो चेंजेस होती हैं वो 30 सितंबर के बाद आ, आनी होती हैं, और आपको अंदाजा हो जाता है। तो मार्केट में कोई भी पोजीशन लेने से घबराता है, क्योंकि देखिए ना, जो भी अब नई चेंजेस आएंगी बजट की वजह से, वो अब 23 सितंबर की जो मीटिंग होगी ना, वो बोर्ड मीटिंग्स जो होगी उसके अंदर वो रिजल्ट्स के अंदर सामने आना शुरू होगी चीजें। ठीक है। तो उसमें फिर मार्केट अपने रुख का तयन करेगी, और साथ ही अपने सेक्टर्स भी चुनेगी कि कौन से सेक्टर्स जो हैं वो अब मार्केट में इस साल परफॉर्म करने की तवक्को है। तो क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो मार्केट को थोड़ा सा ब्रीदर एक पीरियड चाहिए होता है, ये 30 जून से लेके तो तकरीबन 15-20 अक्टूबर तक। तो वो ये हर बार, ये हर साल इसी तरह ही लेती है। और ये चूंकि वो एक्स रिजल्ट आ चुके होते हैं, और एक्स होने में टाइम होता है, आपको पता है। हम्म। और एक्स होने के बाद पेमेंट में भी टाइम होता है। देखिए ना, पेमेंट्स जो है वो अभी नवंबर तक चलेंगी, सोचे। और अभी ये सितंबर की जो पेमेंट्स आएंगी ये भी नवंबर तक चलेंगी, और बल्कि मिड ऑफ दिसंबर चलेंगी। तो फिर जाके दिसंबर की क्लोजिंग होगी। दिसंबर की जो क्लोजिंग होती है वो फरवरी और मार्च में जाती है। ये तकरीबन एक साइकिल होता है मार्केट का। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये बताया कि ये वाला साइकिल, अब एक रिजल्ट सीजन कंप्लीट हो गया था, नेक्स्ट रिजल्ट सीजन को मार्केट देख रही है, जो हमारा फाइनेंस बिल और बजट पेश हुआ है, उसके बाद वो एक रिफ्लेक्शन फर्स्ट क्वार्टर में फिस्कल लेके नजर भी आनी शुरू होगी। अच्छा, लेकिन हमने इस पीरियड में देखा कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स भी नजर आई, जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे आया, उसके बाद हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आए, बहुत सारे इस तरह के डेवलप, आईएमएफ हमारे साथ जुड़ा। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुई, इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे भी गया, एंड अपेरेंटली इन्हीं सारी खबरों को सामने रख के रिएक्शन लेके मार्केट ने अपने इंडेक्स ने परफॉर्म भी किया। तो आपको लगता है कि ये जो जितनी भी न्यूज थी, जितना भी ये रिफ्लेक्शन था, वो स्टॉक मार्केट में उसी तरह रिफ्लेक्ट हुआ है, या सिर्फ इंडेक्स पे रिफ्लेक्ट हुआ है, कंपनी अभी उस तरह नहीं चली? कंपनीज तो उसी तरह चल रही हैं। देखें, बात ये होती है कि मैं हमेशा बात कर रहा होता हूँ कि मैक्रो एंड माइक्रोज में फर्क होता है। ठीक है। तो आपका फाइनेंस मिनिस्टर भी यही कहता है कि हमने कुछ कदम लिए हैं मैक्रो की स्टेबिलिटी के लिए। हमने अभी सफर स्टार्ट किया है, हमने कोई किसी मिडल में भी नहीं पहुंचे और एंड पे भी नहीं पहुंचे। ये अभी ये सिर्फ फर्स्ट फ्यू स्टेप्स हैं टुवर्ड्स मैक्रो। तो माइक्रो को तो अभी छेड़ा ही नहीं। माइक्रो को अब छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये पावर सेक्टर से। ठीक है ना। तो अब लेकिन मेरे ख्याल में ये भी एक गलत डायरेक्शन है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट के सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट्स को छेड़े हैं। और जो आपका असल मसला है, आपने अभी भी उसको हाथ नहीं डाला। असल मसला आपका बिजली चोरी है, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, और ट्रांसमिशन लाइंस की जो खराबियां हैं वो हैं। और प्लस ये है कि अगर आपकी 45,000 मेगावाट यानी कि एक्सेस कैपेसिटी है, तो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि आपने जब ये सी पैक 2 किया था और ये 1 किया था, तो उसके अंदर ये जो जितने भी बिजली पैदा करने के मुआहदे किए गए थे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए थे कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और इंडस्ट्री लगेगी, और हमें हमें बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा। तो उसको हमने फोर्स ही करते हुए हमने 30,000 से तकरीबन 45,000 मेगावाट, ये 15,000 मेगावाट की कैपेसिटी इनहेंस की थी सी पैक के थ्रू।
तो वो चूंकि जब ये गवर्नमेंट्स जब चेंज होती हैं और उसमें चेंज, वो जो कंटिन्यूटी नहीं होती पॉलिसीज के अंदर, तो जो नई गवर्नमेंट आई, मैं पार्टीज की पॉलिटिक्स में मैं नहीं पढ़ना चाहता जब, लेकिन जब भी जो भी नई गवर्नमेंट आई और जिसकी भी आई, उसने कहा जी ये तो चीनी है, ये तो लुटेरे हैं, और इन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, और ये यहाँ पे रिश्वत दी गई है, और ये कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, तो उसको गो स्लो और स्लो डाउन कर दिया गया, बल्कि समझे रोक ही दिया गया सी पैक को। तो जिसकी वजह से वो जो इंडस्ट्रियल जोन लगने थे, और वो जो चाइनीज की जो फैक्ट्रीज जो हैं वो इधर रीलोकेट होनी थी पाकिस्तान में, वो भी ना हुई, और वो जो इंडस्ट्रियल एरियाज में कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, और उसके नतीजे में ये हुआ कि वो बिजली इस्तेमाल ही नहीं हुई, और उसकी पेमेंट्स पाकिस्तान के गले पड़ती गई, और पेमेंट्स ना वो बिजली इस्तेमाल हो रही थी, और फिर उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो चूंकि क्या कहते हैं गुराई नहीं कर पा रहा था बिजली की, तो पाकिस्तान को अपने पल्ले से बजट से उसके पेमेंट्स करनी पड़ रही थी, और साथ ही वो जो लोन था उसका सूद भी देना पड़ा था। तो पाकिस्तान इतना दबा इस सारे चक्कर में कि वो ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के करीब ही पहुंच गया, कि भाई ये पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास तो ना कैपेसिटी है पेमेंट करने की, और ना ही हम इंटरेस्ट अदा कर सकते हैं। तो ये चाइना वाला ये जो माल था सारा बिजली का, ये गले पड़, तो इस वजह से ये हुआ कि अब ये जो जो पुराने मुआहदे थे ना, वो अब गवर्नमेंट चाइनीज को तो कुछ नहीं कह सकती, ठीक है, ये हमारा तो बहुत बड़ा मसला है शदीद। तो अब उन्होंने अपने ही, जब कहते हैं ना वो अपने ही गिरेबान में पकड़ के झांका, तो उन्होंने कहा यार आसानी ना फड़े जा सकते, तो वो जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको पकड़ लिया। अब इसका ये नुकसान ही होगा कि अब आइंदा लोकल इन्वेस्टर्स जो है, जब कभी आपको जरूरत पेश आएगी, तो लोकल इन्वेस्टर्स कहेंगे कि भाई आप तो किसी किस्म का एग्रीमेंट जो है आप तो ऑनर करने को तैयार ही नहीं है, तो हम किस चीज की इन्वेस्टमेंट करें। तो आपको आइंदा भी जरूरत पड़ेगी लोकल्स की, लेकिन फिर आपको वो नील डाउन करना पड़ेगा उनके आगे। अल्लाह ही जानता है फिर वो किस गारंटी पे मांगेंगे, मानेंगे कि जी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि अभी तो आपने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि आपने अपनी ही गारंटीज दी हुई ऑनर नहीं की। तो डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चीजों को स्टेबल करने के लिए, या कोई मैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स की बात भी नहीं कर रहा, हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो जो रिविजिट करने की जरूरत हो गवर्नमेंट की तरफ से, कि रिविजिट नहीं किए नहीं, जाए। वो तो देखें जी, आप आपका ये कौन सा दुनिया में तरीकाकार है कि आप कहें कि आपने बहुत कमा लिया है तब आप थैंक यू। ये कुछ दुनिया में हुआ है? दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, कमाने के लिए होते हैं ना। ये तो राइट। अब मेरी दुकान पे कल कोई आ जाए कि तूने बहुत दुकान चला रही है, थैंक यू मुझे दे दे, ये कोई तरीका तो नहीं है ना यार। तो डॉक्टर साहब इसी पावर सेक्टर की अगर बात करें तो 5 आईबीवीज के नाम आए थे, उसमें हक्को का नाम था जिसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं, मंसूख हो रहे हैं। अभी ये तो 20 और आ रही हैं, इसको छोड़े, ये तो 5 खत्म हो गए, तो आगे 20 और आ रही है, उनका क्या करेंगे। तो सर जिसका अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ हक्को का, उसको आप कहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि उनकी तो सेटलमेंट आ रही थी कि जो रिसीवेबल्स तो हैं उसमें उस अब ये कि उसका ये है ना कि देखिए वो तो एक कॉन्ग्लोमेरेट है, उसमें उसकी 10-15 प्रोजेक्ट्स और हैं, लेकिन बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स जो हैं ये आईपीपीस के, उसमें तो वो सोल ही है ना, मतलब है कि उनको कोई और बिजनेस नहीं है। बेस आपको तो प्लांट उनका। आपको की जो टॉप लाइन की अभी जो रिसर्च आई है नई वाली, उसमें तो यही है ना कि जी इमीडिएटली उसको 10-15 रुपए ईपीएस का झटका पड़ेगा, उसके बाद फिर जो अगला साल होगा या उससे जो अगला साल होगा उसमें फिर 20-25 रुपए की ईपीएस आ जाएगी। तो सर इसकी तो डिविडेंड यील्ड पे फर्क नहीं आएगा अब। पड़ेगा पड़ेगा, इसी वजह से वो गिर रहा है। तो अगर अगर आप उसका ना पढ़ना होता तो ना गिरता, साफ तो जाहिर है। तो फंडामेंटली अगर आप इस कंपनी को एक्सप्लेन करना चाहेंगे व्यूअर्स को, तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट अब क्योंकि गिर रहा है, तो हमेशा एक एक अट्रैक्टिव कंपनी को आप देखते हैं कि अगर आपको वो सस्ते रेट पे मिले, और आप अपने ये बताते भी रहते हैं व्यूअर्स को कि 6 o'clock का वेट करें, तो क्या आपको अपने 6 o'clock पर आ रहे हैं बाइंग के लिए? अभी तक तो नहीं आया, आएगा तो फिर देखिए। और क्या अभी तो ये करेक्ट करेगा कि उसको करना भी चाहिए, क्योंकि जब इसकी यील्ड इतनी खराब हो जाएगी और हो सकता है पूरा साल डिविडेंड ही ना दे, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसने आगे बीवाईडी में इसने करनी है इन्वेस्टमेंट, या इसने आगे हाइड्रल पावर में करनी है इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो अब अभी पता नहीं, ये तो बोर्ड फैसला करेगा अभी इन्होंने करनी भी है ये नहीं करनी, क्योंकि देखें ये गवर्नमेंट ने ये एक प्रेसिडेंस बैड प्रेसिडेंस सेट किया है। सीधी सीधी बात है, इसको हम स्वीट वर्ड्स के अंदर रैप नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब 6 o'clock क्या बनेगा हप्को का, किस किस रेंज में हप्को को
एक्यूमुलेट करना मेरा ख्याल चाहिए? है इसको 100 के आसपास आना चाहिए। आना मैंने चाहिए। आपको बहुत शुरू में बताया, जब 150 पे था उस वक्त मैंने आपको बताया था ये कि बिल्कुल ये 100 पे जाएगा, उस वक्त तो कोई बात भी नहीं हो रही। बिल्कुल। अब तो क्यों? कि उसमें ये था कि ये इसकी जो टॉप पीक थी ना 140 पे थी, तो वहां पे BYD की न्यूज आई और वहां पे एक ऐप नॉर्मल कैंडल बनी एक ही दिन, जब ये कैप हुआ था, मैं ख्याल है एक आध दिन। हम्म। तो हालांकि इसके इतना फ्री फ्लोट ज्यादा है कि उसका कैप होना बड़ा मुश्किल होता है, इसके शेयर इतने ज्यादा है मार्केट। तो उसमें ये हुआ कि ये कैप वो सारा जो एब नॉर्मल मूवमेंट थी, क्योंकि ना इसने कोई अभी असेंबली लाइन लगाई, ना इसने कोई प्लांट लगाया। 4 गाड़ियां इंपोर्ट करके तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं गाड़ियां अब मैं बेचूंगा, ठीक है ना। 100 भी कर लें, 200 भी कर लें, तो उससे आप कोई चीज प्लान तो नहीं कर सकते ना कि मेरा गाड़ियों में क्या फ्यूचर है। चाहे वो BYD है, चाहे वो मर्सिडीज है, कोई भी है, लेकिन है कि आपको उसका फिर यहाँ प्लांट लगाना पड़ेगा ना। देखिए इस तरह था कि ये अगर आपको याद हो कि जब ये रैली चलनी शुरू हुई थी ना, ये जो मार्केट में, तो सबसे पहले चलने शुरू हुए थे सीमेंट और स्टील। हम्म। बल्कि सितंबर में अगर तो लीडर्स में भी रहा था सीमेंट सेक्टर, सीमेंट टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल स्पिनिंग। और उसमें ISL INIL और इसी तरह लक्की वकी, इन्होंने करेक्ट भी कोई नहीं किया था। दिसंबर में जब इन्होंने एक वो 67,000 का टॉप लगा था, वहां तक उस वक्त भी आपको एक इंटरव्यू में मुझे याद पड़ता है, मैंने आपको बताया था, मैं कहा इन्होंने करेक्ट तो कोई नहीं किया और मुझे याद है। ये टॉप पे ही चल रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह बैंकों में UBL ने करेक्ट कहाँ किया, कोई नहीं किया। तो इसी तरह अभी उस वक्त सीमेंट और स्टील ने कोई नहीं करेक्ट किया था। मुगल चूंकि कंस्ट्रक्शन इतनी थी नहीं, तो मुगल ने परफॉर्म ही नहीं किया सर। तो उसमें ये होता है कि मार्केट ने उस वक्त चूंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो उसमें इन्होंने मार्केट ने ये सीमेंट और स्टील इस वजह से चलाई थी ये सोचते हुए कि अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा। लेकिन पाकिस्तान के माइक्रो और मैक्रो दोनों इतने खराब हैं कि कंस्ट्रक्शन हुई नहीं। नतीजा क्या निकला कि ये जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, ये 40-45% से ऊपर इनकी कैपेसिटी से ऊपर गई नहीं, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो जब वो नहीं गई तो इनके रिजल्ट्स भी वो नहीं आए, क्योंकि अच्छी सीमेंट की फैक्ट्री वही होती है जो 80-85% पे चल रही हो। इन्होंने लोन लेके इतनी ज्यादा कैपेसिटीज बढ़ा भी दी अपनी, और वो पूरी कैपेसिटी पे भी नहीं चली, और आज 4-4 साल हो गए हैं इनकी फुल कैपेसिटी पे फैक्ट्रियों पे नहीं चली, क्योंकि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कोई नहीं। पाकिस्तान के पास वो जो PSTP जो है प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी कोई नहीं है खास, वो हर बार उनमें कट लगता रहता है। पाकिस्तान के पास ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं तो है सेक्टर ना। कैसे थ्राइव करेगा सर? तो सेक्टर कैसे थ्राइव करेगा? अभी नहीं करेगा ना ये, अभी इस वजह से अब सीमेंट स्टील का टॉप भी नहीं, कोई नए टॉप भी नहीं लग रहे, आपको पता ही है, बस वहां पे जो है खड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, सितंबर के महीने में फॉरेन नेट सेलिंग भी देखी गई, मोस्टली बैंक्स में, ENP में, इनमें गोरे ने बेचा। क्या रीजन बना? एक तो फुटसी से तो बस वही है, और तो कोई रीजन नहीं। उन्होंने उन्होंने हमारा ख्याल था कि भाई ये खत्म हो जाएगी, वो 23 अक्टूबर तक वो नहीं खत्म हुई, बल्कि वो तो कहते हैं अभी 2-4 हफ्ते 5 हफ्ते और चलेगी इसकी सर। तो ये एब्जॉर्ब कर लिया मार्केट ने? आपको लगता है इसका प्रेशर अभी मार्केट रखेगी, सस्टेन करेगी? और क्या है, ये सेक्टर्स अभी अट्रैक्टिव हैं? फर्टिलाइजर हो गया, ENP हो वो गया, जो बैंक्स हो वो गए। जो देखिए वो जो सारे शेयर्स हैं वो तो सारे अंडर प्रेशर ही है ना, स्वाय फर्टिलाइजर बिल्कुल। के। फर्टिलाइजर का ये चक्कर है कि वो चूंकि वो अ, ये जो गल्फ स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान के फर्टिलाइजर के अंदर वो स्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रही है, और वो रेगिस्तान को गुलजार बनाना चाह रही है, और वहाँ पे स्प्रिंकल फार्मिंग के जरिए उसको ग्रीन करना चाह रही हैं। काफी बड़ी जगह पे जो है ये वहां पे फार्मिंग करेंगे, तो वो उस चक्कर में फर्टिलाइजर परफॉर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन आज की अगर करंट मार्केट की बात की जाए, इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, IMF के होने के बावजूद, इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बावजूद, आगे दिसंबर क्लोजिंग का भी पीरियड आएगा। अभी मार्केट, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि इंडेक्स हमेशा बेंचमार्क के तौर पर ट्रीट किया जाता है और वो बढ़ रहा है, हमारे पास जो शेयर्स रखे हुए हैं वो नहीं बढ़े। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी अगर हमारे सेक्टर लीडर में भी था सितंबर में, तो लोग उसमें शिफ्ट करते हैं, जिसमें हम शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग जिसको बोला जाता है, टेक्नोलॉजी में शिफ्ट किया। टेक्नोलॉजी को लोअर लॉक लग गया किसी पर्टिकुलर कंपनी को, जैसे ऑक्टोपस को लग गया, फिर वो उनके पैसे फंस जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इंडेक्स तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारे शेयर तो फंस जाते हैं, हम जिस जो सेक्टर चलता है उसमें हम पैसा डालते हैं, पैसा फंस जाता है।
तो पैसा किस सेक्टर में बनेगा, किस कंपनी अगर मैं स्पेसिफिक नहीं पूछा, सेक्टर मैं कौन तो सा? जी मैं तो हमेशा ही एक ही बात कर रहा हूँ कि देखें, ये पहले 4 सेक्टर थे। उसमें मेरा मोस्ट फेवरेट पावर था, फिर बैंक्स थे, फिर ऑयल था और फर्टिलाइजर था। फर्टिलाइजर तो ठीक है ना, पांचवी चीज ऐड हो गई थी फार्मा। तो फार्मा में चूंकि इतने वॉल्यूम्स नहीं लगते, तो लिहाजा मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, स्वाय एक दो कंपनीज के मैं उसमें काम कर लेता हूँ, लेकिन अदरवाइज उसमें चूंकि इतने वॉल्यूम नहीं लगते, तो हम तो तेज खेलने वाले लोग हैं। तो इस वजह से फार्मा के अंदर मैं इतना एक्टिव प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता तो होता है कि भाई ये इंक्रीज कर रहा है। तो और वो इंक्रीज उसने किया भी है, और अच्छे खासे उसने रिटर्न दिए हैं फार्मा में। और ये GSK है, हेलियन है, ठीक है ना, सॉरी ग्लेक्सो है, हेलियन है, और इस तरह एबट है, अब तो सिटी फार्मा हाइडून है। चलने लग गया। हाँ जी, सिटी फार्मा चलना पड़े, तो इस तरह मतलब है कि ये 3-4 सेक्टर्स चल रहे थे। तो अब इसको पावर को, फिर चुके वही बात है, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो पता था कि पावर ने गिरना है। तो उसकी वजह से ये जो पैसा शिफ्ट हुआ है पावर को बेच के, तो फर्टिलाइजर में और ऑयल में शिफ्ट हुआ है, तो उसकी वजह से वो बढ़ गए। ठीक है, आपने देखे फर्टिलाइजर बढ़ता जा रहा है और ऑयल भी बढ़ता जा रहा है, तो वो जो इतने पैसे पावर से निकले हैं, तो वो ये इधर चले गए। और तो ऐसी सिचुएशन में और ऐसे सिनेरियो में जब इतना इस तरह का माहौल बना हुआ है, तो क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी? स्टेबिलिटी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आए, रिलीजियस फैनेटिज्म खत्म करें। करें, किसने मना किया आपको? करें, सवाल एक लगाएं इसमें, और आप डंडे सोटे इनको मारे ना, ये सारी चीजें ठीक करने के लिए, ना कि आप बिजनेस को मारना शुरू कर दें। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फ्रंट पे अगर हम बड़े बड़े इंडिकेटर्स को देखते हैं, चाहे हमारे फॉरेन रिजर्व्स हो, रेमिटेंसेस हो, वो सारे उधार के हैं यार, प्लीज इस तरह की बातें ना किया करें। उधार के पैसे अब इकट्ठे कर करके किए जाएं, उसमें क्या मेरा रिजर्व बढ़े, हद हो गई है। पाकिस्तान, देखें मेरी बात सुने, जो ये जो तरक्की होती है ना, इन्वेस्टमेंट की वजह से होती है, और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सेविंग से होती है, उधार से नहीं होती। मुझे आप बता दें, आप खुद बता दें, ये जो लीवरेज वाले हैं, ये कभी हुए हैं अरब खरबपति? चले तो सब होना था। नहीं, ये इनको तो, ये तो रोते ही देखा है मैंने सारी जिंदगी के, बिल्कुल लुट ऐसे ही। गए, बर्बाद हो गए। ठीक है ना, आपने खुद लेवरेज का कारोबार खत्म कर दिया स्टॉकीफाई बिल्कुल में, बिल्कुल क्योंकि लेवरेज एक लानत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान का तो ओढ़ना बिछोना ही लेवरेज है। तो पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कहाँ से करनी है? पाकिस्तान को सेविंग नहीं है, और पाकिस्तान का एक आदत पड़ गई हुई है कि हमने ये जो अपना खर्चा है उधार से पूरा करना है, सेविंग से भी नहीं करना। तो जब आपका खर्चा इतना बढ़ जाए कि आपका सेविंग भी उसमें गई, उधार भी उसमें गया, ठीक है ना, सूद भी उसमें से जा रहा है, तो मतलब आपके पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा, तो आपने इन्वेस्टमेंट किस चीज की करनी है? चुप करके जो बैंक है, ऑयल है, ठीक है, कुछ टेक्सटाइल वाले हैं, और एक आध कोई IT वाला होगा, और उसके अलावा जो फर्टिलाइजर है, चुप करके ये 3-4 चीजें इसके अंदर रहे और इसके अंदर कमाएं, क्योंकि जब तक इसके अंदर कमाई होती है उसमें कमाएं। उसके बाद देखी जाएगी जब आगे चलेंगे। अभी तो साल 2 साल हम इसमें कमा लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये फर्टिलाइजर 25 करोड़ का मुल्क है, लोगों ने खाना खुना तो खाना ही है, खाद की भी जरूरत है, तो बैंकिंग भी चलती रहेगी, क्योंकि बैंकों के बगैर कारोबार दुनिया में होता नहीं, हम कैपिटलिज्म से वाबस्ते हैं, तो हमें बैंकों की जरूरत है। तो वो वाली बात फिर वही आ जाएगी कि अगर हबीब बैंक का स्टॉक या जो MCB का स्टॉक 300 रुपए का भी हो जाएगा, वो डिविडेंड 4 पे भी देगा, तो हम खुश होंगे, कोई मसला नहीं, डिविडेंड तो मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की कि ऑयल या खाद, यूरिया वगैरह की अगर हम बात करें, तो डिस्पाइट पॉजिटिव मार्केट, या इसका एक यूं समझे कि एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ के बावजूद हमने सेल्स में डिक्लाइन देखा सितंबर के महीने में। उसकी क्या वजह थी कि सेल्स क्यों डिक्लाइन हुई अगर इतना पॉजिटिव मोमेंटम था तो? केड़ा पास में, मैं तो कह रहा हूँ किसान की जेब में भी पैसा नहीं है ना बाहर, पैसा नहीं है लोगों के पास। देखिए हमारे यहाँ जो ये जो इन्फ्लेशन है, ये डिमांड पुश तो नहीं है ना, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। लोगों के पास पैसा ही नहीं है, चीज अवेलेबल सामने पड़ी हुई है, गाड़ियां सामने खड़ी हुई हैं, हम नहीं खरीद सकते। ये कोई कमी थोड़ी है चीजों की। जैसे आपने कहा गाड़ियां नहीं खरीद सकते, अभी न्यूज आई थी कि हमारी जो कार फाइनेंसिंग है उसमें बेहतरी आ रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं, तो लोग परचेसिंग पावर तो आ रही है लोगों में, क्योंकि ऑब्वियसली 22%, अगर हम 17.5% की बात करते हैं, देन इन्फ्लेशन के नंबर्स को अगर सामने रखते हैं तो वो नीचे की तरफ है, तो हमें नजर आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी शायद हमारी अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में और डिक्लाइन, शायद इंटरेस्ट रेट आएगा, तो ऑटो पॉलिसी में भी फाइनेंसिंग में बेहतरी आएगी, तो लोग खरीद तो रहे हैं चीजें, CPI का इंडेक्स भी कहाँ नीचे आ रहा खरीद है। रहे हैं?
कहाँ खरीद रहे हैं भाई, अभी तो शुरू होंगे, ठीक है ना। अभी से सासगार के नंबर आए सेल्स के, उसके फोर व्हीलर्स की सेल्स यार वो। वो, अब तो वो, आप वो अमीर लोग खरीद रहे हैं, वो गरीब तो नहीं खरीद रहा ना। 100-1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है तो गरीब खरीद रहा तो है। पाकिस्तान में तो सर आपको पता है पहले भी गरीब किधर और नहीं खरीदता था। यार, पाकिस्तान में तो जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को गाड़ी की जरूरत है। तो फिर यानी आप ये कह रहे हैं कि ऑटो सेक्टर भी अभी ठंडा रहेगा यानी। आप अमीरों के पास तो पहले भी अमीर जो हैं, पहले भी लैंड क्रूजर और प्राडो खरीद रहे हैं, और साथ अब हैवल खरीदना शुरू कर देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने अपने जो मैनेजर या डायरेक्टर है कंपनी का, उसको हैवल देनी है तो वो देना शुरू कर दे, वो दे रहे हैं, और वो ले रहे हैं वो तो, और उसकी वजह से वो 1000, 1200, 1300 बिक रही है हर महीने। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में, अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें या हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, जो वॉर्स की सिचुएशन है, आपको लगता है ये चीजें इम्पैक्ट करेंगी? इंटरनल पॉलिटिक्स तो आपकी मार्केट को इम्पैक्ट करती है, बट ग्लोबल जो पॉलिटिक्स हो रही है, या ग्लोबल चाहे यूएस के इलेक्शन हो, चाहे इसकी इसराइल की वॉर हो जो ईरान के साथ चल रही है, ये सब चीजें आपको लगता है मार्केट पे इम्पैक्ट करती हैं नेगेटिवली, या हमारी मार्केट पे स्पेसिफिकली? नहीं, अभी तक तो कभी कोई, अभी तक तो कोई वॉर इतनी सीरियस हुई नहीं है। अगर होगी तो वो आपको ऑयल जो इमीडिएटली $100 से ऊपर चला जाए, हम्म। फिर आपको लगेगी समझ के, फिर पाकिस्तान का क्या हालात बनते हैं। अभी तक तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई ऐसा इम्पैक्ट हो, ठीक है ना। और जब यूएस के जब इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट जो है वो फरवरी में जाके ओथ लेता है, फिर जाके उनकी कोई पॉलिसी बदलती है या नहीं बदलती, तो वो तो अभी 4, 5, 6 महीने पड़े हैं। और जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें स्टेबिलिटी आपको क्या लगता है कि नहीं आ रही अभी? ये नहीं है, नहीं नहीं है, ना आएगी ना आनी है। छोड़ो पर है यार कि मतलब अपना टाइम, पैसे बनाएं भाई, आपको तो सेक्टर सर बनाए हैं, आप उसमें पैसे बनाएं। बस, सर बताए कौन कौन सी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए? जो हमारी पेट्रोलियम के ऊपर मुझे बात याद आई, हमारी पेट्रोलियम 3600 मारी का 3700 मैंने आपको बताया नहीं, मारी का मैंने आपको बताया कि अभी जब ये बोनस शेयर आए हैं तो ये अभी बिकने हैं, ये बिकेंगे तो फिर आगे बिल्कुल। दोबारा उसमें कोई चाल शुरू होगी। अभी जो मारी की चाल है, देखें ये जो कोल जो है ये एक्स हो गया है, ठीक है, इसमें इमीडिएटली दोबारा इसने अपना जो डिविडेंड है वो भरना है। तेज कंपनी है ना, हम्म। तो वो 100 रुपया गिर गई है, तो अब ये 100 रुपया वापस गेन करेगी। मैंने आपको आगे बताया है कि चलनी सिर्फ डिविडेंड वाली कंपनी है, या आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। मैं आपको ये साल 1.5 साल हो गए बात ये कर करके मैं थक गया हूं, लोगों को बात समझ नहीं आई कि चलनी डिविडेंड वाली कंपनी और वही चल रही हैं, और वही मार्केट को लेके ऊपर जाएंगी, और वही लेके जा रही हैं, कोई और बीच में कुछ नहीं है। तो आपको इसमें 150 रुपए का गेन आएगा फुल, तो आप लें इसको। अब ये देखे ना, इस वक्त आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें। अब ये एक्स तो हो गया, और आपको क्या चाहिए, अब 100 रुपया तो गिर गया है, अब यहाँ पे आप रोज 100 100 200 लेके डालना शुरू कर दें। अगर चढ़ता जाएगा तो आपके पैसे भी बढ़ते जाएंगे। अच्छा, मारी का मैसेज पूछा था, पॉल आपने डिस्कस किया, मारी का मैसेज पूछा था कि बहुत सारे जब मारी एक्स हो रहा था तो लोगों को चीज समझ नहीं आ रही थी, बोनस टैक्स की भी बात आ रही थी। खैर अब सोहेल भाई ने भी, हम हमारी टीम ने भी, स्टॉक भाई ने भी पूरा उसे एक्सप्लेन किया, आपने भी एक्सप्लेन किया अपने ग्रुप पे, करने की कोशिश की कि इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता चला, जो एक ये शो देखेंगे, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या, आप क्या बताना चाहेंगे कि मारी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो किस माड़ी जो है वो अभी माड़ी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में फैल लाइन रहा में? है, यानी कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, वी कैन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉट टेल, आप वी कैन नॉट कमेंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एक लाइन में कैंडल बनती जा रही है ना, ना वो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बस यूं इस तरह है। हम्म। तो अब वो या वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा करेक्ट करना चाहिए, वो जो बोनस वाले शेयर हैं वो बिकेंगे, हम्म। और करेक्ट करके वहां पे फिर इसकी चाल बनेगी ऊपर लेने की। तो अभी किस तो मैं किस आपको बता रेंज रहा में हूँ आप? कि रेंज, अभी तो मैं आपको बताया ना कि अब ये कोई भी नहीं बता सकता है कि ठीक। एक्यूमुलेशन हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अभी तो देखे ना वो हो रहा है। इसको हम्म। आप यही कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे या एक्यूमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। क्यों? कि उसका जो एडीएक्स है वो 70 से ऊपर चल रहा है। जब 70 से ऊपर एडीएक्स चल रहा हो तो वो तो डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रही होती है, जहां तक मेरा ख्याल। बिल्कुल ठीक है। आपने बैंक्स की भी बात की, फर्टिलाइजर, इनमें आपके टॉपिक्स कौन से होंगे? है फर्टिलाइजर में ईफर्ट है, एफएससी है, फातिमा है। और जब ये करेक्ट करते हैं, अभी ये 30 सितंबर के जब रिजल्ट आएंगे इनकी, ईफर्ट की बोर्ड मीटिंग्स तो हम्म। अनाउंस भी हो गई है, तो ये एफएफसी वगैरह की भी आएगी। तो अगर एफएफसी ने 10 रुपए से कम डिविडेंड दिया तो आप देखें ये करेक्ट करेगा।
सही है। अगर अगर एफएफसी ने 4-5 रुपए का डिविडेंड दिया, लोग तो ये जो 10 रुपए, ये जो अभी जो कीमत है, इस चक्कर में है कि हर बार ये 10 रुपए देगा, जिस तरह यूबीएल हर लोग समझते हैं हर बार 11 रुपए देगा। जिस दिन यूबीएल ने 11 रुपए से कम किया तो यूबीएल भी करेक्ट करेगा। और अगर नहीं दिया तो करेक्ट नहीं करेगा? फिर क्यों करेक्ट करेगा? करेक्शन, लेकिन टेक्निकली तौर पे आपको करेक्शन नहीं लगती नहीं कि नहीं, वो सिर्फ अगर इसलिए वो कि डिविडेंड? 11 रुपए, वो हो जब तक वो 11-11 देता जा रहा है, उसने कहाँ करेक्ट किया, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। देखिए कि सारी दुनिया डिविडेंड को पीछे भाग रही है ना, तो उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग उसके पीछे भागेंगे कि भाई ये 11 रुपए दिए जा रहा है। हाँ, जिस दिन उसने 6-7 रुपए कर दिया 11 रुपए से, आप देखें कैसे गिरता है। और इसके अलावा आपको कौन कौन सी आपको टॉप पिक्स आप रेकमेंड करेंगे जो इस वक्त इस करंट सिनेरियो में एक सेफ इन्वेस्टमेंट? अभी ये 30 के लिए तो देखे ना, यूबीएल भी नए हाई बनाएगा, एमसी भी नए हाई बनाएगा, एमईबीएल भी बनाएगा, बीएचएल भी बनाएगा, ये सारे ये तो अभी अपने अपने टॉप को टच करेंगे या नए हाईज बनाएंगे। ठीक है। और ये जो है फैसल बैंक भी चढ़ेगा, मतलब इस इन सब में कमाई है। ये जितने ठीक है। बैंक हैं, इवन आप तो बीआईपीएल में भी कमाई हो रही है, हम्म। 23-24-25 रुपए का वो भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस से तमाम ये इस क्वार्टर में इन बैंकों में डिविडेंड्स आएंगे, और जो बैंक इस क्वार्टर में डिविडेंड नहीं देगा वो तो फौरी गिर जाएगा। हम्म। ठीक है ना। तो उसके बाद एफएफसी अगर उसने 10 रुपए का डिविडेंड न दिया इस बारी, और वो 4-5-6 रुपए का दिया, तो वो भी गिरेगा। अच्छा, ईफर्ट ने तो पहले ही 3-4 रुपए का दिया, और वो एफएफसी की दौड़ में साथ शामिल है। उसके अंदर तो किसी ने नहीं कहा कि 11 रुपए का डिविडेंड आना है। तो लेकिन है कि वो पीछे पीछे भाग रहा है एफएफसी के, कि भाई बराबर बराबर के हैं। लेकिन है कि अगर ईफर्ट ने भी 3-4 रुपए दिए और फौजी ने भी 5-6 रुपए दिए, तो ये फिर गिरेंगे। ठीक है। और फातिमा जो है वो, चूंकि ये बाकी दोनों कंपनियां इतनी ऊपर निकल गई हैं, तो फातिमा ने भी उस रेट पे तो नहीं रहना, तो लिहाजा वो भी चढ़ेगा। तो लिहाजा फर्टिलाइजर तो देखें ना, उसमें तो करेक्शन आएगी भी, तो वो शैलो करेक्शन आती है। फर्टिलाइजर में कभी भी डीप करेक्शन नहीं आती। ये नहीं होता कि वो 200 डीएम में तोड़ के स्टॉक नीचे गिर गया। वो सीमेंट या स्टील वाला हिसाब नहीं होता। तो बैंकों में भी करेक्शन जो आती है वो 44 ईएमए के पास ही आती है, या 50 ईएमए के पास ही आती है। ये शैलो करेक्शन कहलाती है, डीप करेक्शन नहीं आती। और बल्कि अभी आज जिन बैंकों में डीप आई भी है, जिसमें एमईबीएल में डीप आई थी, और बीएचएल में डीप आई थी, एचएमबी में डीप आई थी, तो सारी अब वो दोबारा वापस अपने अपने टॉप की तरफ चले गए हैं, डीप करेक्शन करके भी चले गए हैं। लेकिन यूबीएल और यूबीएल के अंदर इवन शैलो करेक्शन भी नहीं आई, बड़ी थोड़ी करेक्शन आई है। इसी चक्कर में कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11 रुपए ही डिविडेंड आएगा। अभी भी हो सकता है इस क्वार्टर में भी 11 ही दे, और अगर इस क्वार्टर में भी 11 ही दिए, तो ये दिसंबर तक भी यूबीएल इसी रेट पे रहेगा। अगर ये कम हो गया, तो फिर करेक्ट करेगा ये। और तो अब ये इधर आ जाए, ऑयल के अंदर आ जाए, तो ओजीडीसी पीपीएल है, देखें उधर उनका कैश फ्लो इंप्रूव होता जा रहा है। तो पीपीएल जो 1 रुपया दे रहा था, उसने 2.5 रुपए दिए हैं। जहाँ पे जो ओजीडीसी 2.5 रुपए OGDC दे रहा था, वहां पे उसने 4 रुपए दिए हैं। क्या? तो अगर वो भी हर क्वार्टर में देते हैं, ये आपको पता है। हम्म। तो अगर ये भी इसी चक्कर में ऊपर भागे जा रहे हैं कि 4 रुपए फिर देगा, लोग समझते हैं ओजीडीसी। ठीक है। तो अगर इसने 4 रुपए ना दिए, तो ये भी गिर जाएगा। गेम डिविडेंड के ऊपर है, जो जितना देगा उसी हिसाब से उसकी प्राइस। तो डिविडेंड यील्ड तो बहुत कंपनी से होता है, फर्क भी पड़े। अगेन आपने जैसे बात की थी, हमारा जो बजट का रिफ्लेक्शन है वो फर्स्ट क्वार्टर में रिफ्लेक्ट करेगा, तो डिविडेंड यील्ड फिर ही क्लैरिटी से नजर आएगी। और अगर वो बेहतर जिसने सस्टेन कर लिया, आपको लगता है सिर्फ उसमें ग्रोथ होगी, उसमें जगह भी होगी और उसमें मोमेंटम भी बनेगा, उसमें कमाने का मौका भी मिलेगा। वो फिर वही बात है, जिस तरह कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन होती है, इस तरह कॉस्ट पुश्ड ये डिविडेंड वाली कंपनियों में घमसान का रन पड़ेगा, और इसकी कीमतें बढ़ती जाएंगी। लोग डिविडेंड कहेंगे कुछ तो आए, कुछ तो आए। डॉक्टर साहब, जैसे सासगार जब आया था तो आंखों का तारा बन गया ऑटो में। इस वक्त टेक्नोलॉजी में एक बड़ा आंखों का तारा बना है एयरलिंक। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये बड़ा यार बेहतर उसने हो रहा है? अभी तो उसने पहले तो उसने धचका एक दे दिया है कि वो जो गाड़ी उसने कहा मैंने तो नहीं लगानी। तो पोस्टपोन हो दो गया गाड़ियां उसने शाओमी अपने की। लिए इंपोर्ट करके, अपनी मौज मेला करके, अपने लोशे लेके, दो गाड़ियों के। ठीक है ना। तो वो ऐसे ही है कि मैं पहले गवर्नमेंट को मैं मर्सिडीज की फैक्ट्री लगानी है, तो गवर्नमेंट के अच्छा फिर तो 2-3 गाड़ियां ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर लो। ठीक है ना। उसके बाद मैं कहूँ मैंने 3 गाड़ियां इंपोर्ट कर ली, और उसके बाद कहूँ कि सॉरी यार मेरा काम तो नहीं बना।
बट एयरलिंक का तो वैसे भी ये था कि वो असेंबली में उनको असिस्ट करेगी, अगर उनका प्लान पोस्टपोन भी होगा तो अगर हम उनके सिर्फ फोन प्रोडक्शन को ही देखें तो Xiaomi के साथ वो वैसे भी पार्टनर्स हैं, तो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी आपको लगती है आगे चल के? हाँ हाँ हाँ, ग्रोथ ओरिएंटेड है। टेक्नोलॉजी में यानी एयरलिंक बेहतर है? और डिविडेंड भी देती है, 4% हाँ डिविडेंड दिया, बहुत अच्छा दिए, डिविडेंड दिया। बिल्कुल। बस मैंने ये आपको एक कुंडी बता दी है ना, जो डिविडेंड देगा उसकी कमाई है, और वो उसके अंदर लोग बैठेंगे और रहेंगे बस। टेक्सटाइल और सीमेंट की अगर बात करें तो सीमेंट में कोहाट सीमेंट अपने शेयर्स बायबैक किए थे, उससे आपको लगता है कि कोहाट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बन गई है, या सीमेंट पे इस पे फर्क पड़ा है उसके शेयर्स बायबैक करने से? यार उसका वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम नहीं है भाई। तो सीमेंट में फिर सीमेंट के अंदर पॉइनियर है, लकी है, डीजीकेसी है, मैपल लीफ है, फौजी सीमेंट है। बाकी तो कंपनियों में या फ्लाइंग स्लाइंग है। ठट्टा सीमेंट? हाँ, ठट्टा सीमेंट जिस जिसमें वॉल्यूम लगता है वही है। ये क्योंकि सारी जिसमें आप ये जो अब आप कहें कि लकी कोर इंडस्ट्री ले लें, तो वो तो उसमें वॉल्यूम ही नहीं है। जब आप फर्ज करें आपने 10-20 हज़ार शेयर ले लिया, बेचेंगे कैसे? हम्म। मैं कौन आरकोमा ले लें, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, तो वो बेचेंगे कैसे? तो सबसे अच्छे फिर बेचने के लिए तो सर वो जो चलते हैं वो वॉल्यूम लीडर्स में, उसमें WTL चल रहा होता है, केस चल रहा होता है, उसमें तो वॉल्यूम के लिए वो आपके धड़ाधड़ 10 लाख भी बिक जाएंगे, वो वॉल्यूम तो उसमें लग रहे हैं, फिर क्या करें? उसमें डिविडेंड नहीं है ना, तो उसमें से वो उसमें से वो ताहयात वो उसी 5 रुपए पे रहेगा या 3 रुपए पे भी रहेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है, वॉल्यूम रोज लगेगा। जरूर लगेगा, यानी लॉन्ग टर्म डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के वाला लिए। जो डिविडेंड वाला शेयर है उसके अंदर वॉलेटिलिटी है और वॉल्यूम भी है। हम्म। यानी डिविडेंड वालों को हमने नजर में रखना है, एंड देन हमने सितंबर के रिजल्ट्स को भी सामने नजर मैं में रखना है। आपको मैं मिसाल देता हूँ, पीएनएससी है, उसको आप देखें, उसने बोनस भी दे दिया और डिविडेंड भी दे दिया, तो बिल्कुल। पूरा साल वो सोया रहा। 1,000-2,000 से ज्यादा उसका वॉल्यूम ही नहीं लगता। नहीं है। आपने 1,000 शेयर मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको शायद कम से कम 3 हफ्ते या 2 हफ्ते लग जाते हैं पीएनएससी में लेने के लिए। 1,000 नहीं मिलता। तो अब आजकल देखें तो वो 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार का वॉल्यूम लग रहा है आजकल, पे रिजल्ट के आउट, बाद। पे आउट बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। तो सारे इस तरह के कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो कि एन जब ये रिजल्ट आता है उसके बाद एकदम उनमें बहार आ जाती है। तो डिविड जो फॉर्मूला है इस वक्त की मार्केट में, और हमेशा आपने बात की कि डिविडेंड बेस्ड कंपनीज को सामने रखें, एंड देन अगर तो वो 6 o'clock पर है तो उसमें कैपिटल गेन की भी जगह है। मेरा तो ये आज का नहीं, मेरा तो ये शुरू से ये फॉर्मूला है। मैंने इस मार्केट में एक ही कुंडी निकाली थी कि आपने डिविडेंड के अलावा किसी और चीज में काम ही नहीं करना। आपने कौन कौन आपने से डिविडेंड कैपिटल, वाले रखे हुए? मैं तो सारे रखता हूँ, कैपिटल अच्छा गेन भी उसी में ही लेता हूँ। अच्छा, और स्विंग भी आप उसी में करते हैं, यानी अगर किसी स्विंग ने भी उसी स्विंग में ट्रेड करता करना हो तो भी वो डिविडेंड वाले में करे? हूँ। हाँ, ठीक क्योंकि है। मैं किसी और कंपनी में वसा खा नहीं सकता, का मतलब है कि मैं सुक्के ते मिल माइया वाला बात है ना, मतलब वो तो मेरा क्या देखूंगा कि की बने। और डॉक्टर साहब कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए इस वक्त की मार्केट में, जो आपका एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली आप ऑब्जर्व करते हैं, जो क्या जो डिविडेंड जो डिविडेंड नहीं देता उसको अवॉइड करें। सिर्फ डिविडेंड वाली कंपनी, उसी में स्विंग, उसी में ट्रेड और उसी में इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है? कोई और फर्क और आगे आप स्टॉक मार्केट को किस तरह देख रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कंसिडरिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑब्वियसली अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो? यही सेक्टर्स हैं, इनके डिविडेंड कम भी होते जाएंगे तो लोग तब भी इन्हीं के पीछे भागेंगे। कोई ऐसा चीज नहीं आएगी जिसमें लोग सुहाने ख्वाब के पीछे भागेंगे। वो बहुत थोड़ा टाइम होता है सुहाना ख्वाब जो होता है। डॉक्टर साहब आई होप लोगों को समझ आया हो कि फॉर्मूला सिर्फ एक है, विच इज डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स, जिसमें इन्वेस्टमेंट है, जिसमें ट्रेडिंग है, जिसमें स्विंग है, पोर्टफोलियो में भी उसी को रखना है, खरीदना बेचना भी उसी को है, सो दैट। और देन अगेन डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि जो सितंबर क्लोजिंग, जो क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे फर्स्ट क्वार्टर के, वो रिफ्लेक्ट करेंगे उनकी अर्निंग्स को, उनकी डिविडेंड यील्ड को, एंड देन हम हाँ, और। इसमें एक बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि देखें, ये जो सीमेंट वाले हैं ना, बागे तो सर्दियां आ जाएंगी, हम्म। तो जो रही सही डिमांड है वो भी खत्म हो वो जाएगी। भी कम हो जाएगी। अब ये जाके दोबारा अप्रैल में जाके शुरू होगा सीमेंट। अप्रैल में डॉक्टर साहब यही आप, क्योंकि कमाने का तरीका है। आप बाय बाय प्रोफेशन भी, बाय एजुकेशन भी आप डॉक्टर हैं, फार्मा की इंडस्ट्री को समझते भी हैं, इससे मुंसलिक भी रहे हैं। अभी रिसेंट IPO आया था BF बायोसाइंसेस का, और आपने उस पर रेकमेंड जी जी। बताया भी था कि जो वो मेडिसिन बनाती है बड़ी अच्छी है, और काफी अच्छी उनकी प्रोडक्शन भी है। तो आपको लगता है कि BF बायोसाइंसेस भी जब ट्रेडिंग बोर्ड पर आया और उसके बाद फिर वो एक इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी या अच्छी कंपनी बन सकती है, उसको रखना चाहिए?
अगेन वो तो फिर जब बोर्ड पर आएगी तो हम उसको देख सकते हैं। बायो जो ये साइंसेज है, वो एक दवाई जो बनाती है वो दुनिया में मिरेकल ड्रग कहलाती है। उसके ऊपर बीबीसी, CNN, फॉक्स किसने प्रोग्राम नहीं किया, और उस दवाई का नाम है ओज़ेम्पिक। सेमीग्लूटाइड के नाम पे यहाँ पाकिस्तान में ये करेंगे, प्री फिल्ड पेन, ठीक है ना। तो वो वेट लॉस के लिए भी है और डायबिटिक्स के लिए भी है, और वो उसको मिरेकल ड्रग कहते हैं, और उसको बिलियन ट्रिलियन डॉलर की वो ड्रग है, दुनिया में नंबर 1 सेलिंग ड्रग है वो। और वो ये बायोसाइंसेस वाले इसको पाकिस्तान में बनाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि खाली कोई ड्रग मान नहीं है, बाकी तो बातें ही छोड़ दें। बाकी तो वो इंसुलिन भी लेके आ रहे हैं और चीजें भी लेके आ रहे हैं, हार्ट रिलेटेड ड्रग्स भी लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन मैं तो आपको एक ड्रग की मिसाल दी है कि वो जो एक ड्रग लेके आ रहे हैं, वो जो जिस तरह उसकी सेल होनी है, आपका अंदाजा नहीं है। यानी BF बायोसाइंसेज इज ऑल्सो अ कंपनी जो अपने लाइन ऑफ बिजनेस बहुत अच्छी है और उसको भी देखा जा सकता है अपने पोर्टफोलियो के लिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। वेल, जबरदस्त डॉक्टर साहब, कोशिश की थी ये सेक्टर्स, कंपनीज, IPO, जो चीजें डिस्कस, हालात डिस्कस कर सकें। एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। आई होप व्यूअर्स को समझ आई होंगी बहुत सारी चीजें। जो भी आपके सवाल हैं कोशिश करें आप कमेंट्स में डाला करें। हम गेस्ट, हमारे गेस्ट आते रहेंगे इंशाल्लाह, डॉक्टर साहब भी होंगे, बाकी भी होंगे, हमारी टीम भी होगी, आप नए चेहरों को भी देखेंगे। एंड इसका पर्पस सिर्फ है कि आप अपने सवाल डालें और मैं वो सवाल आपके बेहाफ पे पूछने की भी कोशिश करूंगा, मैं अपने सवाल भी लेकर आऊंगा ताकि आप लोग सीखें और आप लोग इस चीज से फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच वन सेकंड डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग द शो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उस पर शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज।